इस वीडियो में हम अपनी टॉर्शन की गुफ्तगू जारी रखेंगे। हम टॉर्शन की थ्योरी के बारे में बात कर चुके हैं। थ्योरी में हमने स्ट्रेस के बारे में और एंगल ऑफ ट्विस्ट के बारे में बात की। एक या दो प्रॉब्लम भी सॉल्व किए और अब हम इसमें अपने टॉर्शन की गुफ्तगू को थोड़ा सा रिव्यू करेंगे और हम कुछ ऐसे पॉइंट्स भी इसमें कवर करेंगे जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए काफ़ी अहम साबित होंगे। ट्रांसमिशन शाफ्ट के बारे में हम बात कर चुके हैं कि ये वो स्ट्रक्चरल एलिमेंट है जो कि अंडर टॉर्शन है और इसकी एप्लीकेशन बहुत सारी इंजीनियरिंग फील्ड में है। लिहाजा इसकी डिज़ाइनिंग और एनालिसिस का जो टास्क होता है ये एक बहुत अहम इंजीनियरिंग टास्क गिना जाता है। जो ट्रांसमिशन शाफ्ट जनरली इस्तेमाल होती हैं वो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन की होती हैं, चाहे वो सॉलिड सर्कुलर क्रॉस सेक्शन हो या हॉलो हो, और उसमें जो मेन लोड अप्लाई हो रहा होता है वो टॉर्क होता है। एनालिसिस के लिए और डिज़ाइनिंग के लिए जो पैरामीटर जिसमें हम अपनी कैलकुलेशनों के ज़रिए हमारा इंटरेस्ट होता है वो होता है मैक्सिमम शेयरिंग स्ट्रेस जो कि शाफ्ट में है, और दूसरा ये कि शाफ्ट में कितने डिग्री का ट्विस्ट आ गया लोड की वजह से। तो जिस तरह हमने शेयर की बात की तो उसका फार्मूला जो हमने डेवलप किया वो ये था कि टाउ मैक्स इज इक्वल टू टी सी ओवर जे। टी जो है वो इंटरनल टॉर्क है जो कि शाफ्ट के उस जगह पर है जहां हम टाउ मैक्स निकालना चाह रहे हैं। सी जो है वो उसका रेडियस है और जे को पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। और इसका अगर आप रिलेशनशिप जो नीचे हमने दिया हुआ है कि पाई बाई टू सी रेज़ टू पावर 4, तो आप इसमें देखें कि सी इसमें रेज़ टू पावर 4 में यहाँ पर अपेयर हो रहा है। अच्छा, अगर हम ट्विस्ट के बारे में बात करें तो उसका जो हमने रिलेशनशिप जो है वो हमने जो डेवलप की वो ये थी कि अगर एंगल ऑफ ट्विस्ट फी है तो टी एल ओवर जे जी इसका रिलेशनशिप होगा, फार्मूला होगा, जिसमें टी वही है टॉर्क है, एल जो है वो लेंथ है, शाफ्ट की लेंथ है, जे ये वही जे है पाई बाई टू सी रेज़ टू पावर 4, और जी जो है वो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है उस मटेरियल का जिसकी वो शाफ्ट बनी हुई है। अगर हमारी शाफ्ट बिल्कुल सिंपल नहीं है बल्कि उसमें 2 या 3 सेक्शन है जिनमें मटेरियल या उसका एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया वगैरह चेंज हो जाते हैं तो फिर फार्मूला इस तरह होगा कि आप हर एलिमेंट का अपना आप फ़ी निकालेंगे और इनको आप जब ऐड कर देंगे तो टोटल ट्विस्ट एंगल या फ़ी आपको मिल जाएगा। अच्छा, इसी तरह आप जब प्रॉब्लम सॉल्व करने लगेंगे तो आपको बाज़ औक़ात टॉर्क नहीं दी हुई होगी बल्कि ये दिया हुआ होगा कि पावर कितनी है। अमूमन जो ट्रांसमिशन शाफ्ट होती है वो पावर डिलीवर करती है जो कि एक मशीन से वो पावर पैदा होती है। तो आपको वो दिया हुआ होगा कि मशीन कितने उसमें पावर क्या है या हॉर्स पावर क्या है, उसकी अपनी अपनी यूनिट्स हैं और आपको उसकी मशीन की जो है वो आरपीएम या सीधा सीधा रेडियंस पर सेकंड में उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन दी हुई होगी। तो इसमें है ये कि जो टॉर्क है वो फिर पावर पर डिपेंडेंट है कि पावर कितनी है उतना ही टॉर्क होगा। तो रिलेशनशिप जो है वो ये है कि P इज इक्वल टू ओमेगा टी, इसमें ओमेगा जो है वो रेडियन पर सेकंड में होगा। तो अगर आपको P वाट्स में और ओमेगा जो है वो रेडियंस पर सेकंड में है तो आप T निकाल सकते हैं जो कि न्यूटन मीटर में होगा। तो बाज़ औक़ात आरपीएम दिए हुए होते हैं तो आरपीएम को आप रिवोल्यूशन पर मिनट, इसको आप रिवोल्यूशन पर सेकंड में कन्वर्ट करके और 2 पाई से जब मल्टीप्लाई करेंगे तब यही चीज़ आपको मिल जाएगी। तो P इज इक्वल टू 2 पाई एफ टी की फॉर्म में आपको होगा। इसमें F आपको पता होगा और P आपको पता होगा और आपको T पता करना पड़ेगा। लिहाजा पावर अगर आपको पता हो तो ज़्यादा परेशानी की ज़रूरत नहीं है, ये रिलेशनशिप जो है वो आपके काम आएगी। अच्छा, इसी तरह बाज़ औक़ात ये होता है कि जो टॉर्क है वो ट्रांसमिट होती है थ्रू गियर या गियर ट्रेन, या एक लंबी सी जो शाफ्ट होती है उसमें जब आप एक से ज़्यादा उसमें से अगर आप टॉर्क मुख्तलिफ़ जगहों पर आप डिलीवर कर रहे हों तो फिर वो गियर के थ्रू होती है। यहाँ पर हमने एक बड़ा सिंपल सा केस दिखाया है
कि यहाँ पर टॉर्क अप्लाई हो रही है और ये गियर बी जो है ये ज़ाहिर रोटेट होगा जिस तरह इस जो भी इसकी डायरेक्शन है टॉर्क की, उसी हिसाब से चूँकि ये प्रॉपर्ली मैश्ड गियर है तो गियर सी भी रोटेट होगा, मगर गियर सी और गियर बी के रेडियस में डायमीटर में फ़र्क है और इस तरह ये टॉर्क जो है वो आगे पॉइंट डी तक डिलीवर हो रही होगी। तो इस केस में बाज़ औक़ात हमें ये पता करना होता है कि यहाँ पर टॉर्क जो है वो टॉर्क फिर इस वाले पार्ट में जब टॉर्क आई तो वो क्या हो गई। तो उसमें कुछ पॉइंट्स अहम हैं। सबसे पहले कि वैल्यू जब भी गियर के थ्रू टॉर्क जाएगी दूसरी प्लेन में तो वो उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। दूसरा पॉइंट ये है कि वो जो चेंज हो जाएगी टॉर्क की वैल्यू तो चेंज होगी लेकिन टॉर्क की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पर अगर इसको हम यहाँ से पॉइंट बी की तरफ से देखें तो ये क्लॉकवाइज टॉर्क है, तो यहाँ पर ये टॉर्क जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज आ जाएगी। तो इस केस में हमें ये कैलकुलेट करना होता है कि जो भी टॉर्क ट्रांसमिट हुई ड्राइविंग गियर से ड्रिवन गियर में, ये ड्राइविंग गियर है ये ड्रिवन गियर है, तो उसकी वैल्यू क्या हो गई। और दूसरा हम ये देखते हैं कि हमें पता है कि इस शाफ्ट में एक ट्विस्ट आया है, उतना ही ट्विस्ट इस गियर में भी आया है, तो वो जो ट्विस्ट है वो यहाँ पर अगर ट्रांसमिट हुआ है तो वो ट्विस्ट कितना है। तो सबसे पहले हम टॉर्क ट्रांसमिटेड का देख लेते हैं। तो मैं 1 मिनट के लिए पिछली स्लाइड पे जाता हूँ। अब हम अपना जो फोकस है वो हम यहाँ से देखेंगे कि यहाँ से कैसा नज़र आता है और उस हिसाब से फिर हम आगे बात करेंगे। तो ये गियर 1 है, ये गियर 2 है। गियर 1 का में टॉर्क T1 है, उसका रेडियस R1 है और हम ये इसको अज्यूम कर लेते हैं कि लेट्स से कि T1 जो है वो ड्राइविंग गियर है। ये जो है गियर 2 है और इसमें जो टॉर्क डेवलप होगी वो T2 होगी, इसका रेडियस R2 है और हमने इन दोनों को अलग अलग करके इसकी फ्री बॉडी डायग्राम बना ली है। ये पॉइंट जिस पर इस वक्त कर्सर है ये पॉइंट वो है जिस पर ये दोनों आपस में मैश हुए हुए हैं या आपस में टच हो रहे हैं। अब टॉर्क T1 की वजह से यहाँ पर ये जो ड्राइविंग गियर है वो ड्रिवन गियर के तीथ पर फोर्स F1 लगाएगा, F लगाएगा। ये इसका नाम मैंने जानबूझ के F1 नहीं रखा, F रखा है, वो आपको भी बात समझ में आ जाएगी। F लगाएगा और चूँकि हमें T1 पता है, R पता है, तो हमें ये पता है कि T इज इक्वल टू R इंटू F, तो उसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करके ये फोर्स F हम निकाल सकते हैं कि F इज इक्वल टू T1 ओवर R1। अच्छा, ये फोर्स अगर F जो है वो लगेगी तो जवाब में गियर 2 जो है वो भी रिएक्शनरी फोर्स एग्जैक्टली सेम, इक्विलिब्रियम का तकाजा है, न्यूटन्स थर्ड लॉ है, वो फोर्स F ही लगाएगा। वो F जो है वो T2 ओवर R2 होगी कि इस फोर्स F की वजह से ये T2 पैदा होगी और T2 ओवर R2 हम इसको लिख सकेंगे। वैसे यहाँ पर बेहतर होता है कि मैं यहाँ पर लिखता कि वो टॉर्क T जो डेवलप हुई है वो T2 इज इक्वल टू R2 इंटू F है, तो वो थोड़ा सा बेहतर होता, मगर अभी आपको समझ में आ जाएगी कि मैंने ऐसे क्यों लिखा है। तो ये फोर्स F जो है वो T2 ओवर R2 है, तो ये फोर्स भी F है और ये फोर्स भी F है, तो लिहाजा हम F और F चूँकि बराबर है तो हम ये लिख सकते हैं कि T2 ओवर R2 इज इक्वल टू T1 ओवर R1। अब इसमें अगर हम देखें हमें R तो पता है क्योंकि ये फिज़िकल ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी है या ज्योमेट्रिक क्वांटिटी है जो हमें पता है। T1 हमें पता है कि ड्राइविंग गियर जो है वो कितनी टॉर्क लगा रहा है और T2 हम वो टॉर्क निकालना चाहते हैं, तो हम जो है ये रिलेशनशिप हम बहुत आराम से डेवलप कर सकते हैं कि T2 इज इक्वल टू R2 ओवर R1। R2 और R1 आप इसको कोई गियर रेशियो वगैरह के भी नाम दे सकते हैं और इंटू T1। तो जब भी ऐसा प्रॉब्लम आए तो बहुत आराम से आप ये रिलेशनशिप डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब हम आएंगे ट्विस्ट पर। अब ट्विस्ट भी बिल्कुल उसी तरह हम ट्विस्ट से डील करेंगे जिस तरह कि हमने डील किया टॉर्क से। ये हमारा गियर 1 है, ये हमारा गियर 2 है, इसका जो रेडियस है R1 है, इसका रेडियस R2 है। अब T1 टॉर्क लग रही है गियर 1 पर जिसकी वजह से इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट आ गया है। अब ट्विस्ट की वजह से इसमें जो अगर हम एक स्ट्रेट लाइन अनलोडेड फॉर्म में लगाएं तो ये लाइन जो यहाँ तक है वो थोड़ा सा ट्रेवल करके यहाँ पे चली जाएगी और जाहिर है कि ये फिज़िकली इन कांटेक्ट है, तो साथ में ये वाला पॉइंट भी यहाँ पे चला जाएगा। तो ये आर्क लेंथ गियर 1 की और ये आर्क लेंथ गियर 2 की
जिसको हमने एस का नाम दिया है, ये बिल्कुल बराबर होगी, तो उसका नाम इसीलिए एस रखा है। अब हमें फार्मूला पता है आर्क लेंथ का कि आर्क लेंथ जो होता है वो रेडियस इनटू एंगल होता है, और ये एंगल जो है हमें एंगल ऑफ ट्विस्ट की फॉर्म में हमें φ1 पता है, यानी कि गियर 1 का, तो S इज इक्वल टू R1 φ1। और अगर इधर से देखें तो S इज इक्वल टू R2 φ2। तो अब हम यहाँ से इसको इस्तेमाल करके कि R2 φ2 इज इक्वल टू R1 φ1 इस्तेमाल करके हम φ2 निकाल सकते हैं। तो φ2 इज इक्वल टू R1 ओवर R2 इंटू φ1। तो अगर आप ये φ1 आपको पता है या φ1 कैलकुलेट करने की पोजीशन में है, तो आप ये φ2 भी कैलकुलेट कर सकते हैं φ1 से। तो बाद वक़्त ये इन्फॉर्मेशन भी हमारे लिए कारआमद होती है। तो ये भी हम जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसमें हम इसको भी इस्तेमाल करेंगे। स्ट्रेस कंसंट्रेशन हमने पहले भी पढ़ा था, एक्सियली लोडेड मेंबर में हमने कहा था जहाँ भी जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो जब तब्दील होता है तो वो स्ट्रेस कंसंट्रेशन वाली जगह बन जाती है, और वहाँ पर हम कुछ मटेरियल, कोई फिले रेडियस वगैरह इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि स्ट्रेस कंसंट्रेशन की वैल्यू थोड़ी सी कंट्रोल में रहे। तो इसी तरह आप अगर यहाँ देखें कि जो ट्रांसमिशन शाफ्ट है इसका जो डायमीटर है वो चेंज हो गया है। पहले इसका डायमीटर ये लोअर डी था, स्मॉल डी था, और इस पर टॉर्क लगी हुई थी, और अब ये बढ़ के कैपिटल डी हो गया है, और यहाँ पर एक फिले बनाया गया है ताकि स्ट्रेस कंसंट्रेशन को इन्फिनिटी ना हो जाए। अगर फिले नहीं लगाएंगे तो स्ट्रेस कंसंट्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, के की वैल्यू बहुत हाई हो जाती है, तो बल्कि इन्फिनिटी पे चली जाती है, तो इसलिए फिले लगाया जाता है। तो फिले का जो रेडियस है वो एक पैरामीटर है, डी एक पैरामीटर है, और लोअर केस डी जो है वो दूसरा पैरामीटर है, और एक ही दफ़ा लोगों ने ये स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर मालूम कर लिया। तो जब भी ये होगा, और ये सिचुएशन कब आएगी अभी हम इस पर बात करते हैं, तो हम यहाँ से एक स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर पिक करेंगे, और उसके बाद हम उस स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर से टी ओवर जे को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें एक्चुअल टाउ मैक्स पता चल जाएगा। अब हम इसको अगली स्लाइड में ज़रा इसको हम थोड़ा बड़ा करके देखते हैं। तो पहले हम ये राइट वाली फिगर को देखते हैं, ये डी है, ये डी है, तो डी ओवर डी हम एक पैरामीटर कैलकुलेट कर सकते हैं, और आर वो फ्ले रेडियस है, और आर ओवर डी एक और पैरामीटर में कैलकुलेट कर सकते हैं, डी ये है और आर ये है। तो हम आर ओवर डी को के वर्सेस प्लॉट करके बहुत सारी कर्व्स हम ड्रॉ कर सकते हैं मुख्तलिफ डी ओवर डी की वैल्यू के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वाली जो है वो डी ओवर डी 1.11 के लिए है, और जो हाईएस्ट सबसे ऊपर है वो डी ओवर डी 2.5 के लिए है। तो ज़ाहिर है जो डी ओवर डी बढ़ता जाएगा स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर भी बढ़ता जाएगा, और जो आर ओवर डी बढ़ता जाएगा स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर कम होता जाएगा, क्योंकि हमने ये जो फ्ले रेडियस है वो दिया ही इसलिए है कि स्ट्रेस की वैल्यू कम हो। अब ये सिचुएशन अमूमन उस वक्त होती है जब फॉर एग्जांपल हमारी कपलिंग है, हमारी एक शाफ्ट है और दूसरी शाफ्ट है, हम इतनी लंबी शाफ्ट बना नहीं सकते, तो हम दो पीसेस में बना के उनको इस तरह बोल्ट्स की मदद से जोड़ देते हैं। तो इसमें फिर स्ट्रेस कंसंट्रेशन फैक्टर यहाँ पर जहाँ पर ये डॉट लगा हुआ है वहाँ पर होगा, और वो हम कैलकुलेट करेंगे। इसी तरह जब हम गियर लगाते हैं तो हम उसमें कीवेज बनाते हैं, और कीवेज इसलिए होती हैं कि उनमें इंसर्शन लगा के हम गियर को लॉक कर सके। इसी तरह कभी कभी स्टेप शाफ्ट होती है कि आप इसको बनाते ही मशीनिंग इस तरह कर लेते हैं कि शाफ्ट जो है कम डायमीटर की है, फिर उसमें एक फिले वगैरह दे के बड़े डायमीटर की शाफ्ट मशीन कर लेते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों जगहों पर जहाँ पर इसकी अपनी आर की वैल्यू होगी और इस जगह पर जो है वो स्ट्रेस जो है वो मैक्सिमम होगी, और यहाँ पर फिर आपको फर्दर टाउ का फार्मूला यानी कि टी ओवर जे में फर्दर फिर आपको के से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और के आपको यहाँ से मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल डी ओवर डी 2.5 है तो आप इस कर्व पर आ जाएंगे, और अगर आर ओवर डी जो है लेट से 0.15 है तो आप यहाँ से वैल्यू उसकी पिक कर लेंगे कि 1.31 वगैरह है या जो भी है। अच्छा, अब एक सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि फॉर एग्जांपल हम इस शाफ्ट की बात कर लेते हैं कि फार्मूला तो जो शेयरिंग स्ट्रेस का है वो है टी ओवर जे, तो सी की वैल्यू यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ पे कम है, तो मैक्सिमम शेयर नीचे क्यों है ऊपर क्यों नहीं है? तो उसकी वजह ये है
कि TC ओवर J में J के अंदर खुद C⁴ अपीयर हो रहा है। इसका मतलब है कि एक्चुअली अगर C⁴ को आप C से कैंसिल आउट करें तो शेयर स्ट्रेस के फार्मूले में C³ जो है वो डिनोमिनेटर में आ रहा है। तो इसका मतलब है कि शेयरिंग स्ट्रेस मैक्सिमम वहाँ पे होगी जहाँ पे C की वैल्यू, इन दोनों में C की वैल्यू कम है। और C की वैल्यू कम जो है वो कहाँ पर है, जहाँ पर के रेडियस कम है, यानी कि यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर, और यानी कि यहाँ पर। तो इसके भी हम एक या दो प्रॉब्लम ऐसे करेंगे कि जिससे कि ये पॉइंट मज़ीद क्लियर हो जाए। तो अगला पॉइंट जो हम बहुत क्विकली बात करेंगे कि बार ख़ात एक टर्म इस्तेमाल होती है फुल क्वार्टर सर्कुलर फिले। तो ये आपके सामने एक शाफ्ट है जिसका डायमीटर D, कैपिटल D ये है, स्मॉल d ये है, और जो फिले इस तरह बनाई गई है कि जो लार्जर डायमीटर है इसकी H से शुरू होती है और फिर यहाँ जहाँ तक भी जाए वो होती है। तो इस केस में आपको R की वैल्यू नहीं दी हुई होगी, बल्कि ये कह दिया जाएगा कि फुल क्वार्टर सर्कुलर फिले है। तो आप R की वैल्यू R=½ D-D से निकाल लेंगे और फिर आप K की वैल्यू वहाँ से निकालेंगे। उम्मीद है ये पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। हम अगली वीडियो में कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जहाँ इन सब जो हमने ये कॉन्सेप्ट कवर किए हैं उनको हम अप्लाई करेंगे और ये आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।